नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 25 मई। मैं सत्येंद्र त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी है आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे आप लोग पीपीई किट के नाम से भी जानते होंगे, तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के निर्माण में विश्व में किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, दूसरे स्थान पे है। आपको बता दें कि जो पीपीई किट होता है, जिसे डॉक्टर लोग पहन करके जाते हैं कोरोना पेशेंट का इलाज करने के लिए, तो उसमें क्या क्या होता है। जैसे कैप दिया जाता है, उसमें एक ग्लव्स दिया जाता है हाथ में पहनने के लिए, फिर एक विशेष प्रकार का सूट होता है। तो ये सारे उपकरण जितने भी होंगे, तो ये इनको कुल मिला करके इसको पीपीई किट कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। तो इसका जो था पहले स्टॉक था, आपको बता दें कि जब ये महामारी नहीं आई थी अपने भारत में, तब अपने भारत में 2,75,000 इसका स्टॉक था, वो भी किसी दूसरे देश से मंगाया गया था। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, इस समय आपको बता दें कि 2.06 लाख किट डेली अपने भारत में बनाया जा रहा है। और इस समय 16 लाख जो है पीपी किट स्टॉक के रूप में रखा गया है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इसका उपयोग किया जाएगा। अब आप समझिए कि कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जिस समय आवश्यकता नहीं होती थी हम लोगों को, तो उस समय 2,75,000 वो भी किसी अन्य देश से मंगवाया गया था। अब आज 2.06 लाख डेली किट तैयार किया जा रहा है और 16 लाख का स्टॉक भी रखा गया है। तो आप लोग समझ लीजिए, तो इस समय क्या हो रहा है कि भारत अब दूसरे स्थान पे पीपीई किट निर्माण, मतलब निर्माण में विश्व में दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे चीन है इस समय, जो कि वायरस बनाया था। वायरस बनाने के बाद इस समय किट बना रहा है। अब उसके बाद दूसरे स्थान पे हमारा प्यारा भारत देश है। तो इसी मिशन के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया जा रहा है माननीय मोदी जी के द्वारा। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बाहरी देश का सामान बंद कर दीजिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि आप अपने ही देश के ही सामान को उस स्तर तक बनाने में मदद करिए कि हमको किसी बाहरी देश का सामान लेना ही नहीं पड़े। सपोज करिए आप जैसे दो कार वगैरह खरीदते होंगे, तो एक फोर्ड कंपनी कार है जो कि विदेश की है, और एक टाटा की है जो अपने भारत देश की है। तो आप फोर्ड को मत लीजिए, लेकिन उस टाटा कंपनी को इस लेवल तक बनाइए, इस लेवल तक बनाइए कि वो फोर्ड को पीछे कर सके आसानी के साथ। तो उम्मीद है साथियों क्वेश्चन आपको कम समय में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी किस राज्य द्वारा इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, मतलब जिसे ESMA कहते हैं, तो लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि इस महामारी के अंतर्गत ESMA एक्ट लाया गया है। तो इसके तहत क्या होगा कि जैसे कि डाक विभाग हो गया, आपका टेलीग्राफ विभाग हो गया, एयरपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, बंदरगाह हो गया, इसके साथ साथ रेलवे हो गया। तो ये सब जितने भी मतलब आवश्यक सेवाएं हैं, तो इनसे जुड़े जो कर्मचारी होते हैं, तो उन कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक लगाया गया है। मतलब कि 6 महीने तक इस विभाग के कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं कर सकते। कौन कौन से विभाग हैं, एक बार विभाग को सुन लीजिए फिर से। डाक विभाग हो गया आपका, टेलीग्राफ विभाग हो गया, बंदरगाह हो गया, रेलवे विभाग हो गया आपका, और एयरपोर्ट विभाग मतलब हवाई अड्डे के कर्मचारी जितने भी हैं, तो ये लोग 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं कर सकते। और अगर मतलब इस एक्ट का अगर उल्लंघन करते हैं जो भी कर्मचारी हैं इन विभाग के, अगर कोई भी कर्मचारी इस एक्ट का उल्लंघन करता है, तो उसे बिना वारंट के 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और मुख्यमंत्री वहाँ के बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल वहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार पहल की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्हीं के द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के अंतर्गत क्या होगा कि मजदूरों को मनरेगा योजना के लाभ के लिए जॉब कार्ड का वितरण किया जाएगा। मतलब जो भी प्रवासी मजदूर हैं, किसी अन्य राज्य से आए हुए हैं, मतलब इस समय एमपी में हैं, तो जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, इधर से सबसे मजदूर जा कर के अपने राज्य में गए हैं, तो जो एमपी के होंगे तो उनका जॉब कार्ड बनवाया जाएगा। किसका? मनरेगा योजना के तहत। तो उनको क्या होगा कि मनरेगा योजना के तहत उनके राज्य में ही उनको जॉब मिलेगा, जिससे कि उनको
कोई दिक्कत किसी प्रकार की न हो। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल वहाँ के लालजी टंडन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए भारतीय मौसम विभाग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उमंग ऐप। आपको बता दें कि अभी हमारा जो भारतीय मौसम विभाग है वो उसके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम उमंग है। उमंग का पूरा मतलब समझ लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका पूरा नाम है। इसका स्पेलिंग होता है UMANG। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका पूरा नाम है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि जैसे जो भी मौसम विभाग के पोर्टल पे आपको जानकारी मिलती थी, तो वो जानकारी अभी इस ऐप के माध्यम से भी आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। और 2017 में PM मोदी द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को एक ऐप पे लाने का उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ उपस्थित सभी खेल परिसरों को खोलने का आदेश दिया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हरियाणा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि उनके यहाँ जो भी स्टेडियम वगैरह हैं या खेल परिसर हैं तो उनको पूर्ण रूप से खोल दिया गया है, मतलब अब कोई भी खेल हो सकता है वहाँ पे। अब बात हरियाणा की है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री वहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल वहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ का बजट जारी किया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 500 करोड़। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अभी मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। अब जो भी मधुमक्खी पालन करेगा तो उसको सरकार द्वारा कुछ न कुछ सहायता के रूप में इस बजट से हो सकता है दिया जाए, इसीलिए ये बजट जारी किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी RBI ने एग्जिम बैंक को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा किया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 15,000 करोड़ रुपए का ऋण एग्जिम बैंक को RBI बैंक देगा। अब आपको बता दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एग्जिम बैंक क्या है, ये तो हम आज नया बैंक का नाम सुन रहे हैं। तो आपको बता दें कि एग्जिम बैंक का नाम पूरा नाम है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय निर्यात आयात बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1 जनवरी 1982 में, और मुख्यालय इसका मुंबई में है और CEO इसके डेविड रास किन्हा जी हैं। ये बैंक, इस बैंक द्वारा क्या किया जाता है कि आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसी बैंक को, एग्जिम बैंक को ही RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है, तो उसी के द्वारा भी 15,000 करोड़ रुपए का इसको ऋण दिया गया है, मतलब ऋण देने की घोषणा किया गया है। अब आपको बता दें, कल थोड़ा सा RBI में हमने बताया था 2 चीज़, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। आज उसको थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लीजिए। जो रेपो दर होता है, जैसे कि आप लोग पहले थोड़ा सा इसको समझिए, RBI जो है वो क्या है, वो केंद्रीय बैंक है। तो RBI क्या करती है, जैसे आपने कोई प्राइवेट बैंक खोला तो आपको पैसे की अगर ज़रूरत है तो क्या करेंगे कि आप जाएंगे RBI के पास, RBI से ऋण लेंगे। तो RBI क्या करेगी कि आपको पैसा देगी। तो RBI पैसा देगी आपको, आपके बैंक को, तो आपके बैंक से वो ब्याज भी लेगी। तो ब्याज वो उस समय कितना था, 4.4% था। तो अब इसको घटा करके 4% कर दिया गया है, तो इसी को रेपो दर कहते हैं। उसके बाद रिवर्स रेपो दर क्या होता है, जैसे आपने बैंक खोला और आपने बैंक खोला, आप मतलब आपके बैंक में ज़्यादा पैसा आ गया, आप अच्छी कमाई करने लगे, तो आप क्या करेंगे, जब एक्स्ट्रा पैसा रहेगा तो आप RBI में ले जा करके जमा करेंगे। अभी तक क्या करते थे, बैंक RBI से लेते थे तो उससे क्या करते थे, रेपो दर कहते थे जिस रेट में लेते थे। अब आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया है तो आप RBI में जमा करने जाएंगे। RBI में जब जमा करने जाएंगे तो जब RBI में जमा करेंगे तो आपको भी तो कुछ न कुछ ब्याज देगी RBI। तो वो कितना था, अभी 3.75% के, मतलब 3.75% था, अब उसको भी घटा करके 3.35% कर दिया गया है। तो इसी को रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अब रिवर्स रेपो दर, आप लोग सोच रहे होंगे कि रिवर्स रेपो दर को क्यों घटा दिया गया है। तो रिवर्स रेपो दर को इसलिए घटाया गया है कि अगर आपके बैंक के पास पैसा है तो आप लोग पैसा RBI में मत जमा करिए,
आप लोग क्या करिए कि मार्केट में लोन दीजिए, मतलब जनता को पैसा दीजिए। जनता को लोन देंगे तो जनता जाएगी सामान खरीदेगी बाजार में। जब बाजार में सामान खरीदा जाएगा तो बाजार भी चलने लगेगा, और जो जो बाजार में सामान मिलता है वो उस सामान की जो कंपनी होगी, जो कंपनी बनाती होगी उस सामान को, तो वो कंपनी भी चलने लगेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये साइक्लिक क्रम चलता जाएगा, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलने में यह क्या करेगा, सहायक करेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि चलिए रिवर्स रेपो दर तो घटाया, ये तो हम समझ गए, तो उसके बाद रेपो दर क्यों कम कर दिया? तो आपको बता दें कि रेपो दर भी आरबीआई ने इसलिए कम किया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जैसे आरबीआई, एसबीआई हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो रेपो दर इसलिए घटाया गया है कि आप ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वो आरबीआई से ज़्यादा पैसा लेके जाएं, चूँकि कम ब्याज में मिल रहा है, कम दर में मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बांटें, जिससे कि जनता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान मार्केट से ले। और मार्केट से सामान लेगी तो कंपनियां, फैक्ट्रियां वगैरह चलने लगेंगी, तो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें मजबूती मिलेगी, मतलब देश की जीडीपी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, ग्रोथ करने लगेगी। उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन को कल बता दिया था, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए आज मैंने फिर इसको बता दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन हुआ, वह किस राज्य के थे? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश के थे। आपको बता दें कि जो डॉक्टर नेपाल सिंह थे वो भाजपा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी के द्वारा, तो उन्हीं का भी क्या हुआ है, और इसके साथ साथ सांसद के साथ साथ वो पूर्व माध्यमिक शिक्षा के मंत्री भी थे, तो उन्हीं का भी क्या हुआ है कि निधन हो गया है। तो किस राज्य के थे? ये उत्तर प्रदेश के थे। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री वहाँ के आदित्य योगी नाथ हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जिसे कहते हैं, और राज्यपाल वहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी पतंजलि द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ऑर्डर मी ऐप जो है, ऑर्डर मी ऐप को पतंजलि ने भी लॉन्च किया है। अब ऑर्डर मी ऐप क्या है? ऑर्डर मी ऐप एक ई कॉमर्स ऐप है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जैसे आप लोग जो पतंजलि का सामान खरीदते थे, तो वो क्या होता था, अभी तक आप लोग जाकर के दुकान से खरीदते थे, लेकिन अगर ऑर्डर मी ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो इस ऐप के माध्यम से आप कोई भी प्रोडक्ट पतंजलि का आसानी के साथ मंगा सकते हैं। तो अब बात पतंजलि की है, तो पतंजलि की स्थापना जो है 2006 में हुई थी। अब मुख्यालय इसका हरिद्वार में है। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है? अपने भारत में है, जो कि उत्तर प्रदेश के बगल में है। अब इसके जो मतलब प्रमुख लोग हैं वो बाबा रामदेव हैं, और रामदेव के साथ साथ आचार्य बालकृष्ण जी भी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, संगीता ढींगरा सहगल को अभी राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। ये 24 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि जो रानी विक्टोरिया थी, तो उन्हीं का जन्मदिन था कब? 24 मई सन 1819 में उनका जन्मदिन था। तो 24 मई के दिन ही ये राष्ट्रमंडल दिवस तब से ही मनाया जाने लगा, उन्हीं के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।